कहते थे कि आप जो कुछ कहीं भी जाएं तो कुछ देखने के लिए मत जाएं, कुछ भी देखने के लिए जाएं। कुछ देखने के लिए, जब कुछ विशेष देखने के लिए जाते हैं तो वो मिली नहीं मिली, नहीं मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो अहंकार कि हाँ मैं देखने गया था मुझे मिल गई, नहीं मिली तो हताशा, निराशा, वो सारी चीज। लेकिन जब आप कुछ भी देखने के लिए जाते हैं तो कुछ भी तो हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। कुछ भी तो जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, जो आपको भगवान आपके लिए नियत करके रखा है वो मिलेगा। आज हमारे सारे गांव शहर बन गए, ना आपको पुराने ढंग के मकान मिलेंगे भी तो बहुत जर्जर स्थितियों में मिलेंगे, ना उस तरह की जीविकाएं आजीविकाएं मिलेंगी, ना उस तरह का सोच मिलेगी। घर यदि जो है, यदि घर को हम घर बोल रहे हैं तो उसमें 5 लक्षण होना चाहिए। जाए किस तरह से काम करें। बच्चों, मेरी भी बेटी एक है, अभी वो एक 5वीं क्लास में पढ़ती है, तो 9 साल की वो है, 9 साढ़े 9 साल। एक अभी 2 साल की बेटी है। तो जो समस्याओं से, जो प्रश्नों से आप जूझ रहे हैं, लगभग वही प्रश्न हमारे थे 4 साल 5 साल 8 साल पहले, जब हमने जीविका आश्रम, तो खैर 6-7 साल हो रहे हैं उसको, तो 6 साल जब उसकी कल्पना चल रही थी, हमारी बेटी उस समय 2 साल 3 साल की थी, और तब मैंने निश्चित कर लिया था कि यदि ये स्कूल में एक बार गई, क्योंकि मैं एक दूसरी चीज जो पवन जी अपन बात कर रहे थे, मैं इसके पहले एक संयुक्त परिवार में रहता था। मेरे माता पिता साथ में, मेरा छोटा भाई है, उसका परिवार है, मेरा परिवार है, तो ऐसे मिला के अभी हम लोग लगभग 10 प्राणी हैं, तो वो और उनके बच्चे जो सब मिला के। तो पहले हमको ये सब चीजें की सोचना ही नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ये बेटी हुई मेरी, और मुझे लगा कि यार ये इस जगह पे हम ज्यादा रहे, तो जो पीयर प्रेशर वाली जो बात है कि आपके घर में परिवारों का, पिताजी का, माताजी का, बाकी 2 रिश्तेदारों का, ये सारे लोगों का जो आपके ऊपर में दबाव रहेगा, और ये दबाव कहा अनकहा दोनों तरह का होता है। आप लोग देखते हैं, समझ रहे होंगे वो चीज, कहा अनकहा दोनों तरह का है। तो यदि इससे हटना है तो बच्ची स्कूल जाने लायक हो, उसके पहले यहां से हमको करना पड़ेगा। ये मेरी उस समय की सोच थी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से सोचा जा सकता था। तो हम जब वो 3 साल 3.5 साल की थी, उस समय फिर हम लोग गांव में एक जगह शिफ्ट हो गए, जो जबलपुर, मैं जबलपुर का रहने वाला हूं, मूलतः मध्य प्रदेश का एक राज्य है, और मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है, और वहां से 30 किलोमीटर दूर ये एक हमने जगह देखी, और वहां जंगल ही है, मतलब जंगल से लग के ही है पूरी तरह से। तो जंगल, जिन लोगों ने वीडियो, बहुत सारे लोगों ने शायद वीडियो देखा है, वो जो वीडियो ने बनाया हुआ था वरिंद्र भाई ने, तो वो उस पर आपको दिखता होगा। तो जंगल से एकदम लग के है, और उस वीडियो में तो दिन के उजाले में बात हो रही है, पहले नंबर चीज। दूसरे नंबर की चीज, वो उस समय की बात है कि जब ऑलरेडी 4 साल, लगभग 3 साल हम लोग को वहां रहते हुए हो गए थे। जब पहली बार हम लोग वहां शिफ्ट हुए तो बहुत ही समस्याप्रद चीज थी। जंगल लगा हुआ था, और जंगल में नया नया एक छोटा सा घर बना हुआ है, तो सांप, बिच्छू, रात को अभी भी वहां पे जो सियार, लोमड़ी, जंगल है, बाजू है, वो तो आना ही आना है। धीरे धीरे जब थोड़ी लाइटें लगने लगी, ये हुआ, होने लगा, तब जाके वो धीरे धीरे कम हुआ। अभी भी रात को शाही, जो परपेक्वाइन होती ना, क्या बोलते हैं आप लोग, सेही, कोई शाही बोलता है, कोई सेही बोलता है, वो है, सियार हैं, सांप, बिच्छू। एक बार तो बिच्छू भी काट लिया था मेरे को। तो ये सारी चीजें आती रही। तो ये जो चीज है, मैं कहना, मतलब इन सब चीजों को बताने का उद्देश्य ये है कि आपकी जो समस्याएं चल रही हैं मन में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरह से लोगों को के दिमागों में, कि क्या करना है, बच्चों के प्रति क्या करना है, स्वयं के प्रति क्या करना है, मन ये बोलता है, फिर उसके बाद परिवार है, फिर बाकी सारी चीजें हैं, उस विषय में क्या करना है। तो ये एक आपसे ये सामंजस्य बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी उसी जगह पर रह चुका हूं। अब आती है बात कि ये मेरा पूरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी पढ़ाई वहीं जबलपुर में रहते हुए हुई, ज्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन गुजरात में किया मैंने, इरमा करके एक संस्थान है, उधर से रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, और उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पे काम किया। उड़ीसा में 2-3 साल काम किया। फिर दूसरी नौकरी के दौरान ही मुझे, वो बड़ी भारी नौकरी थी, वर्ल्ड बैंक की नौकरी थी। तो जब हम इंडिया की बात करें, वो तो अमेरिका बनाना चाह रहे थे हम लोग को, भारत को। तो उस नौकरी में मैं था। वहां पर मेरी रविंद्र शर्मा जी से मुलाकात हुई, और वो शुरुआत की मुलाकात ऐसी नहीं थी कि रविंद्र शर्मा जी कौन है, ये है, वो है करके, जबकि ये था कि डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोगों से मुझे मिलवाया जा रहा था कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं,
उनसे आप मिल के जाइए, ये आगे के उसमें काम आएगा। अब वो थे नॉर्थ इंडियन और मैं भी सेंट्रल इंडिया नॉर्थ इंडिया वाला ही मामला था, मध्य भारत का। तो ये होता था कि चलो हिंदी भाषी तो कोई मिला, ये तेलंगाना राज्य की बात है, मतलब अब तो तेलंगाना उस समय आंध्र प्रदेश ही हुआ करता था, ये 2002 के 2002 की बात है, ये तो लगभग 20 साल पुरानी बात है। तो उस समय वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, आंध्र भाषा और बाकी भाषाएं बोली जाती थी। तो वहां ये था कि कोई हिंदी भाषी हमको मिल रहा है बात करने के लिए, और हिंदी बेल्ट का खाना मिल रहा है। तो रोटी सब्जी बनाना 20 साल पहले आप, और थोड़ा अभी भी साउथ में चले जाइए, रोटी वगैरह नहीं मिलती है। और जिस जगह में मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ और जिस डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आदिलाबाद, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसमें आता था, तो रोटी वगैरह नहीं मिलती थी, और खासकर होटलों वगैरह में तो और भी नहीं। घरों में फिर भी लोग बना लेते थे पूरन पोली के हिसाब से, इसके हिसाब से, लेकिन कभी कभार अलग अलग ढंग से। लेकिन होटल वगैरह में, और उस समय मैं शादीशुदा भी नहीं था, तो बैचलर ही था, सिंगल ही आदमी। उस दौरान मेरी रविंद्र शर्मा जी से मुलाकात हुई, और जब वो मुलाकात हुई तो वो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कि वो मुलाकात दूसरी चीजों के कारण ज्यादा थी, कि वो हिंदी भाषी हैं, उनसे बात करने मिलेगा, भोजन मिल जाएगा मुझे वहां जाके, अपने तरह के लोगों से एक माहौल मिलेगा, बात होगी। लेकिन वहां लगभग 5-6 महीने रहते रहते ये लगा कि नहीं, ये कुछ बातें, आप लोगों ने सब में मेरे ख्याल से रविंद्र शर्मा जी को सुना है। तो कितने लोगों ने सुना है, हाथ खड़ा करें। और कितने लोग ने नहीं सुना है लेकिन उनके बारे में जानते हैं? ठीक है, तो लगभग 70-80% लगभग लोग उनको बारे में जानते हैं, परिचित हैं। तो वो बहुत ही हंसी मजाक में बात, हर के सामान्य बात करते करते बहुत गुड़ बात कर दिया जाते थे। तो उनका समाज व्यवस्था का जो अध्ययन था वो बड़ा गजब का रहा है, बहुत ही गजब का अध्ययन रहा है। लेकिन वो इस तरह से कई मंचों में अलग अलग जगहों पे जाके इस तरह बात नहीं होती थी, उनकी बड़े भारी वो सब चीज नहीं होते थे, और वो उनसे परहेज भी करते थे, क्योंकि उनकी पूरी पद्धतियां थी वो ये। स्वामी अभी परसों आपसे जो बात हो रही थी, तो जो हमारे आपके गुरुदेव जैसे उसके जैसे उनकी प्रकृति थी कि बहुत प्रचार प्रसार ये सब चीज नहीं चाहिए, जो जिज्ञासु एकदम जिज्ञासु लोग हैं उनके साथ रह के बात करना। तो लोग वहां रहते थे, आते थे। गुरुकुल नहीं था, लेकिन वो गुरुकुल से कम भी नहीं था। गुरुकुल आज के मतलब परिभाषाओं के हिसाब से गुरुकुल नहीं था, और नाम के हिसाब से गुरुकुल नहीं था, लेकिन वो हर सारे मायनों में गुरुकुल था। लोग वहां जाते, वहां गुरु माँ के हाथों का खाना खाते, वो उनके साथ भोजन भी बनवाते, कभी झाड़ू लगाते, कभी गोबर उठा रहे हैं, कभी जो और कुछ काम चल रहा है वो सब चीज चल रही है। उसके साथ साथ ये सारी चीजें बातें भी होती थी कि क्या समाज है, क्या हमारी चीजें हैं, संस्कारों की। आज अभी हमने बात की, तो संस्कारों की एक दृष्टि तो ये दृष्टि है जो हम देख रहे हैं, संस्कारों की बहुत सारी दूसरी दृष्टि भी है। संस्कार से अर्थव्यवस्था कैसी जुड़ी हुई है। हर संस्कार, यहां तो 16 संस्कारों के बारे में बताया जाता है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे संस्कार भी होते हैं। एक संस्कार के साथ जुड़ के बहुत सारे संस्कार, जैसे विवाह के समय में केवल विवाह बस नहीं होता ना, विवाह के समय में 8-10 रीति रिवाज होते हैं। मागर माटी कुछ जगह पे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जब मिट्टी लेके आई जाती सबसे पहले, तो वहां से मिट्टी लेके आने से वो भी एक अपने आप में संस्कार है। तो ऐसे सब मिला, मागर माटी मिट्टी लेके आई जाती है, उसी से पहली बार चूल्हा बनता है। कुम्हार के यहां से मिट्टी लेके आई जाती है, उस मिट्टी से ही चूल्हा बनता है, और उसी चूल्हे से में ही सारे जो शादी के भोजन पानी नाश्ता ये सब पहले उसी से बनना है। तो लगभग 10-15 दिन 20 दिन, कुछ जगह तो महीने भर पहले तक ये मागर माटी की रस्म होती थी। फिर बिछिया पहनाई की अलग होती है, मांग भराई की अलग होती है, ऐसे बहुत सारी रस्में उसके अंदर होती हैं। मामा मिलनी अलग होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये ऐसे सब मिला के लगभग 49 संस्कार है। तो गुरुजी का ये कहना हुआ करता था कि उसकी अर्थव्यवस्था वाली दृष्टि भी है। हर हमारे संस्कारों में हमारे जितने कारीगर हैं, लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, बंसकार, इन सारे जो कारीगर हैं, उनकी 1 से लेके 5 वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं। आप किसी भी संस्कारों के बारे में जाएं, और बाकी जैसे संस्कारों का ऐसी व्रत पूजाओं का भी है। आप जाते हैं पुरोहित के पास में, सबसे पहले क्या बोलते हैं कि महाराज जी हमको ये कराना है, तो वो आपको एक पूरी लिस्ट बना के देते हैं। और लिस्ट में होता है क्या है, दो मिट्टी के सकोरे, 2 मिट्टी के दिए, 1 कलश, तांबे का ये चीज, 1 मीटर पीला कपड़ा, 1 मीटर सफेद कपड़ा, चावल, ये जितनी तरह की कारीगरों की चीजें हैं, ये सारी चीजें उसमें लिस्ट में होती हैं। तो ये पूरा हमारा जो लोकल मार्केट है, आज क्या हो रहा है, ये लिस्ट अभी भी बन रही है, लेकिन इन लिस्टों में जो सामान आ रहा है वो कारखानों से बनके सामान आ रहा है।
आज कोई उसमें नहीं आता। आज कोई मर जाता है, जैसे सिंपल सी चीज है, कोई मर जाता है तो जो उसकी अर्थी जब उठती है उसकी, उसमें क्या क्या चीज होता है। सहज रूप से बांस का काम करने वाले बांस सामान लेके आते हैं, दर्जी जो है वो फूल लेके आते हैं, जुलाहे के यहाँ से कपड़ा आता है, सूत जो उसको बांधने के लिए होता है वो रस्सी चर्मकार के यहाँ से आती है, ढोल बजाने वाले अलग आते हैं जो ढोल बजाते हैं, पंचरत सुनार के यहाँ से आती है, हर कारीगर का उसमें सामान होता है। मिट्टी कुम्हार के यहाँ से वो घड़ा आता है, उसके लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ना देखें उसमें, तो ऐसा नहीं है कि जो ये चीजें नहीं है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। अभी भी बहुत सारे लावारिस लोग जाते हैं, उनका वैसे ही अंतिम संस्कार होता है। लेकिन ये पूरी पद्धतियां बनाई गई हैं कि ये केवल उसका वैज्ञानिक पक्ष बस नहीं है, अर्थव्यवस्था का पक्ष है। दूसरा सबसे बड़ा जिसमें इसमें दिखा रहे थे कि हर जगह पे एक उत्सव जैसा माहौल है, हर सारी चीज में, हर सारे कार्यक्रम में छोटी छोटी, कहीं इसमें ये रंगोली लगाना है, उसमें ऐसा टीका लगना, उसमें ये तरह का सजावट होनी है, उसमें गोबर का ये लगेगा, हर तरह की सजावट के भी विधान है। तो जो कला का जो पक्ष है, हर सारे संस्कारों में किस तरह से, किस पूजा में कौन सा चौक पूरना है, और बाकी सारी चीजें, जितनी सारी चीजें, कैसे वाद्य रहेंगे, क्या रहेंगे, ये सारी चीजें उसका पक्ष है। ठीक उसी तरह से उसका आयुर्वेदिक पक्ष भी है। हर सारी चीजों में, संस्कारों, व्रतों, पूजाओं में किस पूजा में कौन सी पत्ती चढ़ना है, किस पूजा में कौन से फूल चढ़ना है, खाना कौन सा बनना है, उस दिन का भोजन क्या रहेगा, ये सारी चीजें भी उस महत्व की चीजें, जहां पर वो संस्कार के समय का जो कालावधि है उसको देखते हुए कि बच्चे की क्या उम्र है और बाकी लोगों की क्या उम्र है, और दूसरा किस, यदि व्रत और पूजाओं की बात हो रही है तो किस सीजन में, किस ऋतु में कौन सी चीज हो रही है, उसके हिसाब से हमको क्या खाना चाहिए, ये भी उसका महत्व है। तो उसका केवल धार्मिक पक्ष बस नहीं, इतने सारे पक्ष उसमें शामिल है। उसमें कला है, उसमें आध्यात्मिकता है, उसमें वैज्ञानिकता है, उसमें सामाजिकता है, उसमें अर्थशास्त्र है, उसमें पर्यावरण संरक्षण है, ये सारे के सारे पक्ष हैं। आज क्या हो रहा है कि जो जिस चीज का एक्सपर्ट होते चल रहा है वो अपनी चीजें उस दृष्टि से प्रसारित कर रहा है। लेकिन जो समग्रता से मैं देख, जो हमारी पूरी भारतीय व्यवस्थाओं की जो पूरा एक एक चीज जो बनी हुई है, इसमें सारी दृष्टियां समाहित हैं, कोई एक दृष्टि से कोई काम नहीं हो रहा है। इतना जबरदस्त जो चीज रही है वो रही है। तो ये जो पूरी चीज रही, जो हम अपन संस्कारों के उसमें देख रहे थे, इतने सारे पक्ष शामिल हैं। तो गुरुजी से जब बात होती थी, उनकी यही सारी बातें रहती थी कि किस जगह पे, कहां पे समाज की क्या क्या चीजों का क्या क्या महत्व है। तो वो सारी प्रक्रियाओं के तहत उनसे संपर्क में आया, तो फिर धीरे धीरे उनकी बातों का महत्व समझ में आना चला, और लगभग उनसे मिलने के लगभग मेरे ख्याल से संपर्क तो बना रहा, 2002 में मुलाकात हुई, लेकिन 2011 के आसपास मैं अपना बाकी सब काम दाम जितना भी था, नौकरी चाकरी, क्योंकि उस ऊहापोह में चल रहा था कि ये करना है, वो करना है, कैसा चलना है, तो 2011 में सब छोड़ छाड़ के मैं उनके पास पहुंच गया। और 2011 से लेके 2015 तक उनके साथ में पूरे भारत भ्रमण पे था, अलग अलग जगहों पे जाना जहां पे उनकी बातचीत होना है, क्योंकि वो ये सांसारिक उसमें बहुत ज्यादा रहते नहीं थे। तो ट्रेन में कैसे चढ़ना है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है, ये सारी चीजों से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। कहाँ रिजर्वेशन होगा, कहाँ फ्लाइट में क्या जाना है, किस जगह पे कौन सी टाइमिंग मिलाना है, क्या करना है, कैसे ऑटो लेना है, चीजों से अनभिज्ञ। इतना सब ज्ञान होने के बाद इससे ऐसा नहीं कि जब उतना सब रह सकते थे तो इसमें भी पारंगत हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे अपने आप को दूर रखा, उसके संस्कार अपने ऊपर पड़ने नहीं दिए। इस पूरी व्यवस्थाओं के संस्कार जो हैं उसके ऊपर पड़ने ही नहीं दिए। कोई और उनको ले जाता, जब भी कहीं जाना होता तो कभी अकेले नहीं जाते थे, कोई और उनके साथ में जाता ही था। तो वो 2000 और उसके पहले तक ज्यादा लोग नहीं आ पाते थे, तो ज्यादा उनका घूमना नहीं हुआ था। तो 2011 से लेकर 15 तक फिर उनके साथ में मैं रहा, और फिर 2015 के बाद उनको थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो उसके कारण उनका जाना आना सब कम हुआ। इसी बीच में उनके साथ रहते रहते और ये सारी चीजें समझते समझते जब ये लगा कि भाई हमको क्या करना है, ये तो बहुत बढ़िया है, गुरु के हम जाके चरण पर करते रहे, चरण वंदन करते रहे, तो ये तो कोई वो उनकी चीज को आगे ले जाने वाली बात हुई नहीं कोई चीज। तो फिर ये लगा कि, और गुरुजी का भी ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं ये अब तो मेरी गद्दी संभालो, जैसा कोई मामला भी नहीं था। अब अपना खुद संभालो, अपना करो जो भी कुछ है। विवेक जागृत करना एक बड़ी चीज होती है, यदि आपके अंदर वो विवेक आ जाती है तो वो बहुत सारी चीजें फिर आप कर सकते हैं। तो वह उसी स्थिति में था। 2013 में मेरी बेटी हुई, और ये साथ में ये सब चीज भी चलता रहा, ये सारा कुछ
जो जानकारियां लेना अलग अलग जगहों से जाके, गुरुजी के साथ में रह के, बाकी सब जगहों पे। तो 2014 में फिर मैंने वो जमीन लेके, एक छोटी सी जमीन वहां इंद्राना गांव है, और वहां रहना चालू किया। और छोटी छोटी चीजों से जहां हमने शुरुआत बस की, एक बार रहने की शुरुआत में दिक्कत आई, जो दिक्कत क्या आई वो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो समझ में आ रहा था कि तो होगा ही होगा, उस तैयारी से गए। और धीरे धीरे करके हमारी सारी जीवन शैली का जो चीजें हैं कि कैसा हमको हमारी रसोई कैसी होनी चाहिए, उसके बर्तन भांडे कैसे होने चाहिए, उस पर क्या क्या चीज होनी चाहिए, बाकी मसालों का क्या होना चाहिए, वहां से लेके हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारे वेशभूषा, पोशाक, ये सारा किस तरह के घरों में रहना है। घरों में भी रहने का एक अलग अलग महत्व है। हमारे यहाँ घरों में जो बात आती है कि 3-4 चीजें महत्व की हैं। घर किस सामग्री का बन रहा है, उसकी निर्माण सामग्री क्या है, घर का डिजाइन क्या है, और उसमें प्रयुक्त होने वाला मटेरियल कितना लोकल है। ये 3 प्रमुख दृष्टियां उसमें आती हैं। आप मिट्टी का तो इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन पहाड़ों वाले इलाके में जहां मिट्टी हो ही नहीं, उसके लिए आपको 200-500 किलोमीटर से मिट्टी मंगाने लगे, तो ऐसी मिट्टी मंगाने की जरूरत है क्या? कभी नहीं। तो ये जो उसकी जो कितना स्थानीय मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक दूसरी चीज है। गुरुजी की दृष्टि से देखा जाए तो गुरुजी बताते हैं कि हमारे घर के 5 लक्षण होना चाहिए। सुना है आप लोगों ने उनकी बातें? घर यदि जो है, यदि घर को हम घर बोल रहे हैं तो उसमें 5 लक्षण होना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि घर आपको आरोग्यशाली रखे, निरोगी रखे। सबसे पहला लक्षण यह है कि घर में रहने के कारण आपको व्याधियां ना हो, आपका घर ऐसा हो जिसमें व्याधियां ना हो। तो क्या है हमारा बेसिक सिद्धांत है? सर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। ये है ना आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है, सर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम। तो ये सिद्धांत हमारे पहले घरों में कायम किया गया था कि आपकी फर्श ऐसी हो जो आपके पैरों को गर्म रखे। जैसे पैर ठंडे पड़ गए मतलब तो आदमी समझ ही रहा क्या होता है। तो पैर आपके गर्म होना, और माथा गर्म हुआ मतलब वो भी आप समझ रहे हैं, तो माथा आपका ठंडा रहना, सिर आपका ठंडा रहना। तो अपने घरों की पूरी बनावट, उनकी वायु की प्रकृति क्या है, किस किस तरह की वायु कैसे बहती है, किस तरफ उठती है, ठंडी वायु कैसी जाएगी, गर्म वायु कैसी रहेगी। तो हमारे जो घर बनते थे ठीक उसी तरह से बनते थे कि जो आपके पैरों को कम से कम नरम रखें, ठंडा गर्म रखें, सिर आपका ठंडा रहे और पेट आपका नरम रहे। उसी हिसाब से हमारे जो फर्श हैं, कभी भी मिट्टी के अलावा दूसरी चीजें, लकड़ी और मिट्टी 2 ही चीज इस्तेमाल हुई। आज ये मार्बल, टाइल्स और पता नहीं क्या है, कोई भी जगह पे ये तो पैर क्या करते हैं, मार्बल टाइल्स का काम है ठंडी में ठंडा और गर्मी में गर्म। होना उल्टा चाहिए ना, जब ठंड में आपको गर्म रखे और गर्मी में आपको ठंडा रखे, तो ये हो उल्टा रहा है। जो पूरी सीमेंटेड छतें हैं, यदि आपका फर्स्ट फ्लोर मतलब सिंगल फ्लोर वाला मकान है, एक ही उसका मकान है, तो ये नीचे रह रहे हैं तब तो ठीक है। जैसे ही आप दूसरी मंजिल में जाके रह रहे हैं, 2 मंजिल का मकान है, 3, तो आपका पूरा सिर हमेशा गर्म रहता है। इतना ज्यादा सीमेंटेड चीज रहने के कारण सारी चीजें गर्म होती हैं। फिर उसके बाद छतों की बनावटें कैसी हैं? छत में सूरज एक तरफ से पड़ रहा है, दूसरी तरफ से पड़ रहा है, कि हमेशा एक समान पड़ रहा है? उसमें से वेंटिलेशन का क्या है? अब जो पुराने खपड़े वाले मकान होते थे, हवा की तासीर होती है, गर्म होती है तो ऊपर उठती है, ये होता है ना, हल्की होती है, ठंडी होती है, ऊपर उठती है। तो हमारे यहाँ जो पुराने कबेलू वाले मकान हुआ करते थे, छत खपड़े वाले मकान होते थे, उनमें आराम से निकल जाती थी हवा, वह गर्म भी करती थी और नीचे से भी जितनी गर्मी होती तो आपको ऑटोमेटिकली ठंडक रहती थी, दीवारें भी ठंडक होती थी, इतना सारा कुछ होता था। और आज उसके बदले में आज देख रहे हैं मकान क्या है, पूरी स्थिति गड़बड़ है। तो ये पहला जो नियम है कि घर आपको आरोग्यशाली रखे। दूसरा है कि ये आपको आर्थिक रूप से निश्चिंत रखे, आर्थिक रूप से परेशान करने वाला नहीं हो। और आर्थिक पक्ष क्या है? 2 पक्ष है, घर बनाने का आर्थिक पक्ष और घर बनने के बाद वाला आर्थिक पक्ष। घर बनाने में आज कौन से घर, जिस तरह की मटेरियल, जिस तरह की सामग्रियां इस्तेमाल हो रही हैं, 20, 25, 30 लाख रुपए से नीचे कोई घर नहीं बन रहा है। और आज 20, 25 मतलब गांव में तक भी ये स्थिति हो गई है। सीमेंट बाहर से आ रहा है, लोहा बाहर से आ रहा है, ईंटें बाहर से आ रहे हैं, रेत बाहर से आ रही है, कोई चीज लोकल इस्तेमाल नहीं हो रही है। ना लोकल है, ना वो वातावरण के अनुकूल है, ना आपकी वो जेब के अनुकूल है। फिर भी हम बनाए जा रहे हैं पक्का मकान, पक्का मकान। पता नहीं हम कितने पक्के रहने वाले हैं। अपने संतान हमारे घरों में कोई नहीं रहने वाली, ना हम रह रहे हैं ना हमारी, लेकिन मकान हमको पक्का चाहिए। पता नहीं 200 साल 500 साल कितने सालों के लिए बना रहे हैं।
तो ये पूरी स्थिति है। तो घर हमारा निर्माण के रूप में भी आपके आर्थिक रूप से आपको संबल प्रदान करने वाला हो, आपको निचोड़ने वाला ना हो। आज घर में एक छोटा सा बाथरूम आदमी बनाता है तो 2-4-5 लाख रुपए वो कर देता है। किचन को ठीक करना है कि नहीं, मुझे अब तो मॉड्यूलर बनाना है और ये करना है, 5-7 लाख रुपए निकल जाते हैं। क्या ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है? तो घर बनने के समय और फिर बनने के बाद जो उसमें सारी सामग्रियां लग रही हैं, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, मॉड्यूलर किचन है और पता नहीं दुनिया भर की चीजें हैं, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये आपको आर्थिक रूप से निचोड़ने वाले होते हैं। तो घर का दूसरा लक्षण है कि वो आर्थिक रूप से आपको परेशान न करे। जो आदमी आर्थिक रूप से इतना परेशान रहेगा वो कब अध्यात्म, कब भारत, कब देश, कब अध्यात्म, कब साहित्य, कब कला, ये कब कर पाएगा? वो कोई नहीं कर सकता। आर्थिक रूप से यदि इतना परेशान आदमी है तो कभी नहीं कर सकता। ये सब तो उसी के लक्षण है, ये वही कर सकता है जो आर्थिक रूप से कम निश्चित हो। तो पहला स्वास्थ्य, दूसरा अर्थ, तीसरा ये है कि घर आपको प्रकृति से प्रेम करने वाला हो, सिखाए, प्रेम करने वाला बनाए। आज के घर क्या हो रहे हैं? हर सारे घर आपको प्रकृति से काट रहे हैं। प्रकृति मतलब पंच महाभूत भी यदि हम मान लेते हैं तो उनसे तो कम से कम हम संपर्क में रहें। हमको आकाश के दर्शन हो अपने घर से, धरती से हम संपर्क में रहें, वायु का अच्छा खासा वो रहे, धूप आती रहे हमको, ये सारी चीजें तो हो। आज के घर जो बन रहे हैं पूरी तरह से पैक करके हमको इन सबसे पूरा, और जब हम प्रकृति से जितना ज्यादा दूर होते जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से एक सहज नियम है, हम जिससे जितना ज्यादा दूर होंगे हम उसके प्रति उतना ही दुश्मन, मतलब उतनी ही ज्यादा उससे दूर लगेगी। यदि हम उससे पास रहते हैं तो उससे अपनत्व आता है। आप प्रकृति के साथ रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो आप उसके नजदीक होते हैं। जब आप उससे दूर रहते हैं तो वो आपको दुश्मन नजर आने लगती है। तो आपके घर ऐसे हो जो आपको प्रकृति से प्रेम करने वाला सिखाए। और चौथा, घर आपको सामाजिक बनाए। आज की सबसे, जो पवन जी भी आज बात करके बोल के गए हैं कि आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है कि हम व्यक्तिवादी बनते जा रहे हैं। पहले कुटुंब हुआ करते थे, कितने बड़े बड़े कुटुंब होते थे, कुटुंब से परिवार हुए, परिवार से हम व्यक्ति हो गए। आज हमारे घरों में इकट्ठे परिवार के लिए चीजें नहीं होती। नाश्ता भी अब सबके अलग अलग बन रहा है। ब्रेकफास्ट बच्चे का अलग बनेगा, बुजुर्गों का अलग बनेगा, उनका अलग बनेगा, टॉवल, साबुन, ये सारी पर्सनल हो गए हैं। मोबाइल तो हो ही गए हैं, टीवी भी सब लोगों के अलग अलग बेडरूम है तो अलग अलग जगह पर टीवी है। इतना ज्यादा हमको व्यक्तिवादी बनाया जा रहा है, जबकि हमारी सबसे बड़ी चीज जो रही है, हमारा सबसे बड़ा गुण रहा है, वो सामाजिकता रही है। इसलिए गुरुजी कई बार बोलते थे कि हम ये ना देखें कि हम कितने वैज्ञानिक हैं या हमारा समाज कितना वैज्ञानिक है, हम ये देखें कि विज्ञान कितना सामाजिक है। आज विज्ञान के असामाजिक होते ही तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। समाज वैज्ञानिक तो हो गया, आज तो हो गया, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बोलते हैं ना अपने आप को, मतलब सब पढ़े लिखे में तो सब विज्ञान है, लेकिन अभी भी प्लास्टिक में रहे पूरा कंक्रीट के मकान में रह रहे हैं, उसमें हमारे से नहीं बढ़ा जाता आगे। जानकारी के मामले में हम लोग सब बढ़िया है। तो आपका विज्ञान का सामाजिक होना बहुत जरूरी है। असामाजिक हो गए तो ऐसे ही होता है, क्योंकि उससे इसकी कोई, इसलिए हमारे घरों के बड़े लक्षण हुआ गया था कि वो आपको सामाजिक बनाए। ये तीज त्योहार, इसका ही बड़ा जो संस्कार, इसका एक बहुत बड़ा पक्ष था कि आपको सामाजिक बनाए। ये आपको व्यक्तिवादी बनने से रोकते हैं। ये सब चीज तो घर में भी एक आदमी ये सब करके कर ले सकता है ना, मुंडन कराना है, ये कराना है, लेकिन इसको एक पूरा उत्सव का रूप दिया गया कि सब लोगों से बातचीत हो, चर्चाएं हो, बात हो, मिलें आपस में, उनके साथ सुख दुख के अवसर क्रिएट किए जाए। क्यों? क्योंकि हम व्यक्तिवादी नहीं है, समाज के रूप में, हम सामाजिक प्राणी के रूप में है, तो सामाजिकता तो आए। इसीलिए हमारे घरों के डिजाइन में जो सामाजिकता की बहुत सारी चीजें की है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज एक होती थी, आपने देखा होगा, जो लोग अभी भी गाँव के हैं, हरियाणा वगैरह, पंजाब वगैरह और सब बाकी एमपी के भी जो बहुत सारे लोग गाँव से संपर्क में हैं, कि गाँव में हर घर में आंगन होता था। और एक आंगन नहीं होता था, कई आंगन होते थे, अलग अलग नाम, कहीं परछी बोलेंगे, कहीं बरांडा बोलेंगे, कि बीच वाला एक चौगान अलग होगा, पीछे की पिछवाड़ा एक अलग बोलेंगे कि हाँ वो पिछवाड़े में वो है, ये है करके। इतने सारे आंगन होते थे कि जहां पे कोई भी चीज कभी भी किसी भी लोगों को, 50-100 लोगों को तो ऐसे ही आप घर में एकोमोडेट कर लेते थे। उसके लिए अलग से हमको कहीं होटल मोटल और ये सारा चीज धर्मशाला करने की जरूरत नहीं होती थी। कोई कभी किसी के यहाँ बारात गांव में रुकती थी तो 20-20, 25-25 लोग किसी के घर में भी एडजस्ट होकर रहते थे कि 20-25 इधर, 20-25 उधर, 20-25 उधर।
ये अभी भी मैं देख रहा हूं, ये तो जबलपुर जिस गांव में मैं रह रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि वहां शादियां नहीं होती होंगी। अपने यहाँ तो शादी में कम लोग आते हैं, गांव में तो अभी बहुत आते हैं, लेकिन उस ढंग से कोई है क्या फंक्शन रुकने लगाने के लिए? नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रुकते हैं। 100-100, 150-200, 200 लोग बाराती आते हैं, आराम से रुकते हैं। तो क्या पद्धतियां रही हैं, क्या सिस्टम रहा है? तो ये सारी चीजें। और पांचवा जो उसका लक्षण है कि घर आपको आध्यात्मिक बनाए, अध्यात्म की दिशा में लेके जाए। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है। जो आदमी सामाजिक है, जो आर्थिक रूप से निश्चिंत है, जो आरोग्यप्रद है, आरोग्यशाली है, जो प्रकृति से प्रेम करने वाला बने, वो अपने आप आध्यात्मिक होगा। उसके लिए बैठ के ध्यान तप और जाप बस करने से नहीं है, आपकी जीवन शैली ही आध्यात्मिक हो जाएगी। आप जो भी करोगे वो आध्यात्मिक होगा यदि ये सारी चीजें, अध्यात्म मतलब ये सारे नियम कानून तो है, लेकिन आपके अंदर वैसे लक्षण पैदा हो, ये उसकी जिम्मेदारी है ना, कि भाई आप करुणाशील हो, आप दयाशील हो, लोगों में एक जैसा भाव रखें, अद्वैत का भाव रखें, यही लोग तो आध्यात्मिक कहलाएंगे ना। खाली आध्यात्मिक फिलॉसफी की बात करने वाले तो आध्यात्मिक नहीं होते। तो ये आपकी जीवन शैली का लक्षण है। तो जीवन शैली में एक ऐसी चीजें आपके अंदर आए, ये सारी चीजें उसमें शामिल हुई। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजों से ऐसे ऐसे करके जब हमको लगा कि नहीं ये घर हमको बनाना है, तो कैसे बने? तो ये घर हमारे इस तरह के बने हुए हैं, सामग्री को इस्तेमाल करते हुए लोकल डिजाइन में, कि जहां ये सारी चीजें भी पष्पित पुल्लित हों, और फिर लोकल मटेरियल मतलब जो पर्यावरण अनुकूलित मटेरियल है, तो बांस का, मिट्टी का, ये सारा सब काम वहां पर है। किचन के मैंने बताया कि बर्तन भांडे से लेके वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो हमारा बैठा मतलब लोग आते हैं, बातचीत होती है, तो इन सारी विषयों पे अध्ययन होता है, इन सारी चीजों पे बातचीत होती है। आसपास के गांव में ये सारा चीज जो अभी भी जो जिसको कहा जाए कि भारतीयता के जो लक्षण अभी भी हमारे गांव संस्कृति में बचे हुए हैं, उनका अध्ययन, उनका डॉक्यूमेंटेशन और उनका, तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसकी पद्धति भी, लेकिन ये नहीं है कि जाके हम सर्वे फॉर्म लेके बैठ गए कि भाई आपके घर क्या है, क्या है, क्या है, क्या चीज है, क्या नहीं है। उसकी भी जो अध्ययन की भी पद्धति, हमारी जो भारतीय पद्धतियां रही हैं वो क्या रही हैं, इन सारे माध्यमों से हमारा आश्रम वहां हम लोग चलाते हैं। और ये जब धीरे धीरे, और जैसे मैंने कहा कि ये धीरे धीरे होता है, तो यदि इस पूरे अपने अनुभव को मैं बात करूं तो 4-5 चीजें मुझे समझ में आई, मेरे ख्याल से वो मैं आपको बताता हूं, और फिर और जो भी प्रश्न आप लोग करना चाहें तो उस पर आएंगे। पहली चीज तो ये है, जो मैं जितने सारे लोगों से मिलता हूं, यहां होता हूं, कि जो पहला स्टेप इनहिबिशन जिसको बोला, पहला एक रहती है कि हम शुरुआत कहां से करें। इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा कुछ करने का है। यदि जैसे आज पवन जी भी बात कर रहे थे, चर्चा में आ रही थी कि हर सारी चीज में तो अंधेरी रात के तारे में जब बात कर रहे थे कि पूरी तो अंधेरी रात दिख रही है। न शिक्षा व्यवस्था यहाँ ढंग की है, न स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की ढंग की है, न भोजन व्यवस्था यहाँ ढंग की है, न रहन सहन, खान पान, कोई भी चीज तो ढंग का नहीं है। तो ऐसे में हम शुरुआत कहां से करें? तो मेरा यही है कि आप शुरुआत जहां आपको समझ में आ रहा है वहां से शुरू कीजिए। व्यक्तिगत स्तर में आपको अपनी रसोई से शुरुआत करनी है, आपके रहन सहन से शुरुआत करनी है, आपके खान पान, आपके पहनावे से, कहीं से भी आप शुरुआत करें। केवल हम गुरुजी बड़ी अच्छी भी एक बात किया करते थे कि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों के रुकने का इंतजार करेंगे कि लहरें रुके तो मैं नहाऊं, तो लहरें रुकेंगी कभी क्या? तो वही बात है कि ना तो नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। आप इसका इंतजार करते रहेंगे तो करते ही रह जाएंगे, जीवन सारा निकल जाएगा। तो आप तो बस कूद पड़ो। पहली चीज ये है कि आप कूद पड़ो, और भगवान पे भरोसा है, अपनी सारी फ्रेटर्निटी पे भरोसा है, तो धीरे 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 करके उस पे आप निकलते चलेंगे। पहली चीज क्लियर है। ये चीज आप आरंभ करें, जहां से आपको लग रहा है, जिस जगह से आपको लग रहा है वहां से आप आरंभ करें, और धीरे 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 करके अपने आप वो चीजें लाइन में आती जाएंगी। मेरे साथ भी यही था, मुझे भी यही लगता था कि यार कैसे, क्योंकि मैं शहर में पला बड़ा हूं, मेरी नौकरियां भी पूरी सब हाई फाई टाइप की दूसरी तरह की रही हैं, जहां गांव से उस समय उस हिसाब से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं था। ऐसे में गांव में शिफ्ट होना, वहां की पूरी जीवन शैली को अपनाना, क्योंकि वो गांव में शिफ्ट होना, दूसरा पॉइंट वही है कि गांव में यदि हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी जीवन शैली को अपनाने की बात है। तो वहां हमारे घर में न टीवी है, न फ्रिज है, न वॉशिंग मशीन है, न बाकी ओवन है, और ये है न वो है, कुछ नहीं है।
उसके बावजूद बच्चे बड़े आराम से शांति से रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे आए तो उनको ये चाहिए होता है, इतनी सारी दूसरी चीजें अल्टरनेटिव है एंगेजमेंट के लिए कि आराम से ये सब चीजें होता है। तो दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब गांव जाएं तो गांव को गांव ही रहने दें, गांव को शहर ना बनाएं। आज जो 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 जितने भी, मतलब गांव बस की बात नहीं कर रहा हूं, आप मान लीजिए कि यहां आश्रम में आ रहे हैं, एक सन्यासी ना बन के भी एक साधक के रूप में भी आ रहे हैं, तो यहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं कि इसके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं? आपके कारण वहां की व्यवस्थाएं बदले ना। आप घर में अपने अंदर मान लीजिए हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, आप अपने अंदर बदलाव लाना चाह रहे हैं, अपना छोटा परिवार उसमें बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो उसके कारण ये ना हो कि आप पूरे सबको डिस्टर्ब करें, वहां की जो पद्धतियां हैं वहां बदलने की कोशिश प्रयास करने लगे। आज होता यही है कि आज बहुत सारे लोग हैं कि हाँ ना हम गांव में शिफ्ट होना की लत लगा रहे हैं, कार, गाड़ियां, पॉल्यूशन, ये सारा चीज हो रहा है। तो आप जहां जा रहे हैं उसमें ये देखें कि आप में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन आपके कारण दूसरे लोगों में क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसके प्रति सचेत रहें। जिस जगह जा रहे हैं, जैसी पद्धति में आप लोग करना चाह रहे हैं, उसके प्रति आप सचेत रहेंगे तो बहुत कुछ अपने आप चीजें होती चलेंगी। ठीक है। तीसरी चीज जो है कि आप जब ये सब कर रहे हैं तो अपना मैकेनिज्म, अपना जो सपोर्ट, जो पवन जी भी आज बात कर रहे थे, सबसे बढ़िया स्थिति तो ये है, आइडियल स्थिति की बात है कि भगवान भरोसे सारा कुछ, जो भी कुछ करना है भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, चलिए। और लेकिन यदि उसमें आपको कहीं पे उस स्थिति तक, भरोसे की स्थिति तक अभी आप भगवान के साथ एकात्म नहीं हुआ है, तो फिर अपना मैकेनिज्म कुछ थोड़ा बना के रखिए। अपना मैकेनिज्म से मेरा यहां पे है आपकी आर्थिक और बाकी जो जरूरतों के हिसाब की चीजें हैं उसके हिसाब से। ये जमाना एक अलग था, कभी हमारे जब कुटुंब परिवार हुआ करते थे, बड़े बड़े कुटुंब गांव में हम लोग अभी भी देखते हैं। और गांव में क्या, मैं अपने खुद का उदाहरण बता रहा हूं कि इंद्राना शिफ्ट होने से पहले जब मैं संयुक्त परिवार में रहता था, पिताजी, भाई और पूरा परिवार रहता था, तो मुझे अपने घर की, अपने पत्नी की, बच्चों की कभी चिंता नहीं। मैं यहाँ 10-10 दिन, 15-15 दिन बाहर घूमता है। जैसे मैंने बताया कि मैं 2013 में मेरी बेटी हुई और 2011 से 2015 तक मैं गुरुजी के साथ रहा। तो ये सबसे क्रूशियल पीरियड में रहा ना, जहां मेरी पत्नी गर्भवती रही, फिर डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद 6-8 महीने के लिए उसको जाना पड़ता है। उसी बीच में 2 महीने में यहां भी आके रहा, ऋषिकेश में भी, ये उसी समय की बात थी। तो उस सब के बावजूद मैं कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि संयुक्त परिवार था, चिंता नहीं थी कि क्या होगा, घर में क्या चीज है, कहाँ कौन सी चीज हो रही है। अभी मुझे चिंता लगी रहती है, मैं यदि आश्रम की बात करूं तो पत्नी अकेली है, बिटिया अकेली है, वहां पे किस तरह से जो, और फिर पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो उतना नहीं रहता है। तो ये आजकल वो ऐसी तरह से, यदि हम गांव में देखें तो पहले जब वो होता है, गांव में क्या शहरों में भी कहीं भी आप देखें, तो पहले कभी इस तरह के लोग निकल जाते, कोई कवि निकल गया, कोई पहलवान निकल गया, कोई सन्यासी हो गया, कोई कुछ और हो गए, तो उनको, और ना उनको खुद की अपनी चिंता होती थी, ना उनके आधारित परिवारों को उनको चिंता होती थी। क्योंकि संयुक्त परिवार ऐसे होते थे कि सब उसका निर्वाह कर लेते थे। घर में एक आध विकलांग पैदा हो जाए, मानसिक रूप से कोई पैदा हो जाए, तो उसके लिए किसी को चिंता नहीं होती थी। आज दुर्भाग्य से जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोग रह रहे हैं, ये सपोर्ट मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। तो या तो हम उस सपोर्ट मैकेनिज्म की तरफ बढ़े धीरे धीरे, और या तो फिर उसके जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है कि भाई हमारे कम से कम आर्थिक रूप से जितनी हमारी जरूरतें हैं वो कहीं कहीं होती चले। और जैसा पवन जी भी बता रहे थे और गुरु जी भी बात करते थे कि धीरे धीरे यदि हम आगे, जैसे नौकरियां कम होती जा रही हैं अपने, तो ठीक है, अगली पीढ़ी के लिए यदि हमको तैयार करना है तो हम अपने तरह से, अपने स्तर से ही क्यों नहीं तैयार करें, अपने लेवल से ही क्यों नहीं चालू करें, जहां आपके खुद के स्वरोजगार की बात हो, कुछ और रूप से, आर्थिक रूप से आप जिसमें इंडिपेंडेंट रह सके। ये एक तीसरा, मतलब मैं भी वहां पे आश्रम में ये सब कुछ कर पाया क्योंकि साथ में कुछ चीजें इस तरह की कर सकता था जो कि वहां रह के भी की जा सकती थी, जिससे ये सारा चीज हो पाया। कल एक भाई थे, वो हरियाणा के, वो पूछ रहे थे कि आप भी वहां आश्रम बनाइए, ये कीजिए करके। तो मेरा भी उनका यही था कि यदि आपके साथ ये मैकेनिज्म है, जहां आपका सपोर्ट मैकेनिज्म, या तो सपोर्ट मैकेनिज्म हो या फिर आपके अल्टरनेटिव थोड़ा सा आप उसकी तरफ भी तैयारी करते चलें। और सबसे बढ़िया तो चीज है कि कूद पड़े भगवान भरोसे, वो तो अल्टीमेट आदर्श, सबसे आदर्श वाली स्थिति वो है। यदि आप में उतना है, जो कि मुझे 4 साल के बाद ये अनुभव हो रहा है। आज वहां शुरुआत में मैं जरूर उस तरह से तैयारियों के साथ थोड़ी बहुत से गया था, लेकिन आज मुझे ये हो रहा है कि वहां जिस स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं
उसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, और वो कहां से किस किस तरह से कैसे कैसे मदद आती गई उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई उसका मतलब उसका उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। तो ये तो सबसे बढ़िया चीज है, और आज मैं उस सौभाग्य स्थिति में हूं कि मैं उस तरह से रह सकता हूं, उस मान्यता के साथ मैं रह सकता हूं कि अब भगवान देख लेंगे। लेकिन जब तक ये आपके अंदर विश्वास नहीं आता है तब तक के लिए मैकेनिज्म आप रखें। चौथी चीज जो है कि ये सारा चीज करते समय आज हमारे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि दृष्टि की समस्या। एक ही चीज जो हम होते हुए देखते हैं तो वो हमको अच्छी लग सकती है और वही हमको खराब लग सकती है। आज बेबी शावर की बात, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि बेबी शावर की बात आ रही है, अब बहुत सारे लोग देख ये कह सकते हैं कि चलो ये परंपरा फिर से चालू तो हो रही है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखने में लग रहा है कि ये परंपरा चालू ना हो, भगवान करे, ये पाखंड तो मतलब पाखंड के रूप से तो ना हो, कम से कम चालू खत्म हो जाए वो परंपरा, लेकिन जिस रूप में वो परिवर्तन जो हमारे सामने आ रही है उससे तो वो ना ही भली। तो ये दोनों दृष्टियां हैं, आपको ये दृष्टि हमेशा मिलेगी। बहुत बढ़िया उदाहरण गुरुजी दिया करते थे, वो बताता हूं मैं कि भरत मिलाप की कहानी तो सबको पता है ना, कि रामचंद्र जी वनवास में गए थे, भरत जी फिर उनसे मिलने आए, ये सब चीज छोड़ के और उनसे चलने के लिए आग्रह किया। अब इसको देखने वाले कई दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो ये बोलते हैं यार ये भरत भाई तो बड़े चालू निकले यार, कि यार मतलब राज तो करना था लेकिन नाम अपना नहीं रखना चाहते थे, तो खड़ाऊ लेके उन्होंने राज किया। दूसरा देखने वाला ये देख सकते कि रामचंद्र जी तो बड़े होशियार निकले, बड़े वो निकले, राज पर कहने के लिए तो वनवास चले गए, राजपाट छूटा नहीं, खड़ाऊ रख के भी राज किया। और एक दृष्टि ये देखती है कि वाह क्या बात है, कितना त्याग, कितना प्रेम, कितना स्नेह एक दूसरे के प्रति, और वो बर्तन वर्णन करते करते आदमी रोने लगता है। तो चीजें आशीष भाई, उसमें एक वो था कि भरत जो है वो कितना चालाक निकला कि राज तो ले लिया, रही से एक चप्पल थी खड़ा वो भी ले गया चप्पल भी ले लिया, खड़ाऊ भी ले गया। बिल्कुल। तो ये जो दृष्टि है और ये हर चीज में लागू होती है। बेबी शावर वाले जो हम बात कर रहे हैं इसमें लागू होती है, कोई भी चीज है। एक बार आदिलाबाद में एक गुरुजी के यहाँ पे एक लड़की आई, नई नई पढ़ के आई थी, मतलब अच्छा मास्टर्स वास्टर्स करके रात को कुछ 10 बजे 10:30 बजे पहुंची, और पता वता लेते हुए, क्योंकि अंधेरा छोटे शहरों में जल्दी सब हो जाता है बंद, जैसे तैसे करके पहुंची वहां पे। और फिर वो अपनी शेखी बदारते बोलती कि देखिए गुरुजी मैं पढ़ी लिखी थी तो पहुंच गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। सबसे पूछ पाछ के दिलेरी वाला, मतलब कितनी हिम्मत मेरे में अंदर। तो गुरुजी बोले तुम ऐसा क्यों देखते हो बेटा, तुम ये भी तो सोच सकते हो कि इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं। यदि तुम उन गांव के लोग अच्छे नहीं होते, तुम भले पढ़े लिखे रहते, उनको जो कुछ गड़बड़ करना होता तुम्हारे साथ तो भी करते, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। तो आपकी दृष्टि क्या है, ये दृष्टि का परिमार्जन बहुत जरूरी है। जो काम आप कर रहे हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं, उसमें दृष्टि का परिमार्जन बहुत जरूरी है। एक और अच्छा उदाहरण देता हूं। एक बार की बात है कि ये गुरुजी का ही ये वाकया है, उनके साथ पे गुजरा हुआ था। एक बार वो कारीगरों के साथ बहुत रहते थे, तो कुम्हार के यहाँ बैठे हुए थे, चल रहा था उनके यहाँ बातचीत चल रही थी। तो तभी एक खबर आई, एक लड़का आया बोलने, बच्चा, कि महाराज वो एक पुरोहित हैं गांव के, वो मागर माटी, मतलब शादी का सीजन चल रहा था, मागर माटी के लिए आ रहे हैं। तो मागर माटी में कुम्हार के चाक की पूजा करके वहां की मिट्टी लेके जाई जाती है। तो वो आ रहे हैं, तो बोले ठीक है चलो आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो तैयारी वैयारी की है, 1-2 सूपे ला के रख लिए, ये कर लिया। तो आए वो बाजे गाजे के साथ में, ब्राह्मण परिवार आया, एक पुरोहित परिवार, चाक की पूजा की, कुम्हार कुम्हारन की पूजा की, कुम्हार कुम्हारन की पूजा की, है ना, ब्राह्मण होने के बावजूद भी। और फिर उसके बाद उधर से चाक लिया और उनको जो सीधा देना होता है वो सीधा विधा दिए और चले गए। तो अब मिट्टी लेके चले गए, देखते रहे गुरुजी। थोड़ी देर बाद एक खबर आई कि एक चर्मकार परिवार के यहाँ से मागर माटी के लिए आ रहे हैं। तो ये रस्म तो सब जगह है, मागर माटी करना है तो सभी तरह है, चर्मकार परिवार से। अरे चर्मकार परिवार के यहाँ से खबर आई करके सुन के वहां पूरा एकदम हड़कंप समझ गया। बड़े बड़े टोकरे लेके आ, जितने थे, नहीं तो वो पड़ोस से लेके आ रहे हैं टोकरे, बड़े सूपे लेके आ रहे हैं, ये करके आ रहे हैं। ये मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बल्कि शायद 40 भी हो रही होगी उनके। तो वो बड़े बड़े टोकरे, तो बोले ये क्या हो रहा है। तो गुरुजी पूछे ये क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे अचानक एक सबके। अरे गुरुजी बैठो ना, आप देखो, आप देखते जाओ।
अब वो कुछ समय बाद वो चर्मकार परिवार वो भी अच्छे बढ़िया गाजे बाजे के साथ में आए, पूरा सम्मान मान किया, चाक की पूजा की, कुम्हारन को बैठा के उनकी पूजा की और उनने भी सीधा दिया। लेकिन जो इनका सीधा था वो टोकरों में था, उनका सीधा था वो सूपे में छोटा सा थोड़ा बहुत था। ये बड़े, एक में धान रख रहे हैं, एक में बाजरी रख रहे हैं, एक में जवारी रख रहे हैं, एक में दाल रख रहे हैं, एक में सब्जियां रख रहे हैं, ऐसे पूरा घर पूरा भर गया। तो बोले ये क्या? तो बोले चले गए वो, निकल मिट्टी लेके पूजा वूजा करके सब। तो महाराज जी पूछे, गुरु जी पूछे उनसे कि ये क्या है भाई, कुमार महाराज से ये क्या है भाई? तो बोले वो तो ब्राह्मण है, खुद तो भीख मांग के खाता है, मेरे को क्या खिलाएगा? वो जो जितना दे जा रहा है उतना ही बहुत है जितना वो दे के जा रहा है वही बहुत है। अभी चर्मकारों के पास क्या कमी है? ये तो राजा है। चर्मकार परिवार, आप लोग जो थोड़ा बहुत कृषि वगैरह से संबंधित रखते हैं, यदि आप देखें कि जब ये चमड़ा हमारे यहाँ पे, जब ये प्लास्टिक नहीं आया था, प्लास्टिक का भी कितना साल हुआ है गांव गांव में आते हुए, 25-30 साल से ही अच्छे ज्यादा प्रचलन में आया है। अपने देखते देखते और ज्यादा प्रचलन में आया, अपन भी बचपन में देखते थे तो उतना ज्यादा नहीं था। तो ये जो चमड़ा, जब ये क्या बोलते हैं, ये प्लास्टिक नहीं था तो गांव में चमड़े की बहुत वैल्यू थी। जितना सारा सामान, ये सारी चीजें प्लास्टिक आज कर रही है, वो सारा कुछ चमड़ा करता था। तेल के बड़े बड़े जो रखने का स्टोरेज होता था वो चमड़े के उसमें बना के रखे जाते थे। पानी ढोने की भिस्ती होती थी, वो भिस्ती चमड़े से बनती थी। जितनी भी जगह पर नागर रस्सी वस्सी बांधने का काम होता था वो चमड़े का होता। धार करने का जितना नाई वाई से लेके सब चीजें वो चमड़े का होता। हर सारे काम में चमड़े की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। और चमड़े के लिए जानवरों को मारा नहीं जाता था, मरे हुए जानवरों का ही चमड़ा इस्तेमाल होता था। ये नहीं कि हमको चमड़ा चाहिए तो आज की जैसे इंडस्ट्री लगा लिए। तो जो मरे हुए, तो मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में था लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा थी। जब आप डिमांड सप्लाई का ये चीज देखते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुम्हारों के पास, चर्मकारों के पास क्या नहीं होगा। उनकी बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। यहां से चमड़ा, मतलब फुर्सत ही नहीं थी, यहां से चमड़ा उतारना है, वहां उतारना है, और जानवर भी बहुत होते थे उस समय, तो काम भी बहुत होता था। तो उसके कारण ये लोग अपने आप में राजा जैसे हुआ करते थे। तो वही वो गुरुजी बात कर रहे थे। अब ये कहानी वो गुरुजी किसी और को, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं वैसे किसी और को सुना रहे थे, तो वो बोला कि रुकिए गुरुजी, वो IIT के पढ़ने वाले एक लड़का था, वो बोला कि यही बात अंग्रेज ने लिखी है अपने उसमें। वो लेके आए किताब, लेके आया बकायदा, उसके पास थी वो किताब, जजमानी सिस्टम के ऊपर में बहुत बढ़िया किताब थी, और उसमें यही पूरा जिक्र, एक लगभग इसी तरह का जिक्र उसमें था। और उसके बाद जैसे कुम्हार ने इस तरह का उसका एक्सप्लेनेशन दिया। उस अंग्रेज का एक्सप्लेनेशन था कि भारत में बहुत शोषण है, जिस काम के लिए ब्राह्मण को इतना सा देना पड़ता है उसी काम के लिए इनको इतना देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? तो इतना हाँ, शोषण, अत्याचार। एक देने वाला अपने आप को क्या समझ रहा है, जो चर्मकार है वो क्या समझ रहा है, जो ब्राह्मण परिवार है वो क्या समझ रहा है, और जो लेने वाला कुम्हार है वो क्या समझ रहा है, वो भाड़ में गया। वो कोई तीसरी दृष्टि से आपको कुछ दिखाया जा रहा है। तो ये दृष्टि का परिमार्जन जिसको मैं बोल रहा हूं, इतने सारे मैंने उदाहरण दिया आपको। दृष्टि का परिमार्जन बहुत जरूरी है। आप जो भी काम करने, जहां भी जा रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, उसको थोड़ा विस्तार से गहरे में उतरें कि ये है क्या। और पांचवी चीज, वो भी गुरुजी बहुत अच्छे से कहते थे कि आप जो कुछ कहीं भी जाएं तो कुछ देखने के लिए मत जाएं, कुछ भी देखने के लिए जाएं। कुछ देखने के लिए, जब कुछ विशेष देखने के लिए जाते हैं तो वो मिली नहीं मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो अहंकार कि हाँ मैं देखने गया था मुझे मिल गई, नहीं मिली तो हताशा, निराशा, वो सारी चीज। लेकिन जब आप कुछ भी देखने के लिए जाते हैं तो कुछ भी तो हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। कुछ भी तो जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, जो आपको भगवान आपके लिए नियत करके रखा है वो मिलेगा। तो आपकी ये एक दृष्टिकोण में आए कि आप कुछ देखने जाएं तो कुछ देखने के लिए जाए, कुछ भी देखने जाए। और आखिरी में मैं एक बात जो और कहना चाहूंगा कि ये सब जब आप कर रहे हैं तो आज हमारे साथ में ये दुर्भाग्य है कि हमारे पास आज इस तरह के बहुत सारे लोग नहीं हैं जो हमको रास्ता दिखा सके। करा हुआ बताने, बातचीत करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो करके, इसलिए हमको आप तो दीपो भव वाली बात पे आना पड़ेगा। आप खुद ही, मतलब आप सोचें कि नहीं कोई मुझे बताए कि मेरी 3 साल का बेटा है, मैं क्या करूं। अरे भाई, आप जागृत करो विवेक, और आपकी परिस्थितियों में आप क्या करो, जो आप
आगे 25 लोगों को बता सको कि क्या करना है। आप ये देखते रहोगे कोई मुझे बता दे, कोई मुझे बता दे, तो आज नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे पास स्थिति ऐसी है कि आज उस तरह से लोग हर जगह पे नहीं उपलब्ध है। इस तरह के रोल मॉडल्स नहीं है, इस तरह के आदर्श सिचुएशंस नहीं है जहां पे लोग, जिन्होंने इन परिस्थितियों में क्या किया है। तो हमको ही वो पहले प्रयोगधर्मी लोग होना पड़ेगा, जो हम प्रयोग करें, जिसके आगे लोग चल सके हर सारी चीज में। यदि हमको कैसे मकानों में रहना है, जो राजीव भाई बोल के गए हैं, या हमको ऐसे जीवन यापन करना है, ऐसी रसोई रहना है, ऐसा किचन रहना है, इन सब के लिए हमको खुद प्रयोग करने पड़ेगा। हम सोचें कि कोई और बताएगा, कहीं और से मिलेगा, कहीं और जाके जानकारी मिलेगी, तो बहुत सीमित जानकारी है। आप अपने आप को धन्य समझिए कि आप इस स्तर तक आ चुके हैं अब, लेकिन अपनी जिम्मेदारी, धन्य समझने के साथ साथ जिम्मेदारी भी समझिए कि अब इससे अगले स्टेप पे भी बढ़ना है, यहीं पे नहीं खत्म होना है कि कोई हमको बताए हमको ये करना है, कोई हमको बताए हमको ये करना है। तो ये मेरे कुछ अनुभव और जिसके साथ मैंने आपको साझा किया, तो धन्यवाद। और कुछ प्रश्न वगैरह होंगे तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का देखिए, बहुत अच्छी चीज आपने कही है, इसीलिए मैंने इस चीज को लिए आपको चेताया कि आज हमारे सारे गांव शहर बन गए। ना आपको पुराने ढंग के मकान मिलेंगे भी तो बहुत जर्जर स्थितियों में मिलेंगे, ना उस तरह की जीविकाएं आजीविकाएं मिलेंगी, ना उस तरह का सोच मिलेगी। मतलब ना के कहने का मतलब है कि कम हो गई है। अभी भी आप ढूंढेंगे, दिया लेके ढूंढेंगे तो सब जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, भारत में क्या है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ये है या खत्म हो गई है, ये रेंज चली है 10, 20, 50, 100 साल तक। हम अब अपने आप पूछे कोई भारत में बिजली कब आई, तो क्या बोलेंगे कब आई भारत में बिजली? कुछ जगहों पे 100 साल पहले आ गई, कुछ जगहों पे अभी भी नहीं आई है। तो ये 100 साल का रेंज चल रहा है। ऐसे पूछे भारत में सीमेंट कब आया, तो कुछ जगहों पे तो 80 साल 90 साल पहले जब सीमेंट का इन्वेंशन हुआ, खोज हुई, तब आ गई। कुछ जगहों पे अभी भी नहीं आई सीमेंट। ठीक उसी तरह से गांवों में जब मैं बोल रहा हूं कि नहीं अब गांव शहर बन गए हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे गांव शहर बन गए हैं, अभी भी बहुत सारी जगहों पे हैं, लेकिन बहुतायत इस तरह से चीज हो रही है। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको और ना बनने दें। और दूसरी चीज, ये सारी जो आज जो गांव मतलब विकास का जो पैमाना हो गया है, विकास का तो एक ही पैमाना हो गया है कि आप शहर बना दो, वो पैमाना है। गांव जो चीजें शहर में हैं वो आप वहां पहुंचा दो। और उसके माध्यम से हो क्या रहा है, जो जितनी भी सुविधाएं, ये तो हो रहा है ना। आज बिजली है, पानी है, सड़क है, यही पहुंचाना ही तो, और आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यही पहुंचाना तो विकास माना जा रहा है। तो आज गांव की समस्याओं को शहर की समस्याओं से बदला जा रहा है। गांव की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं आप। गांव में कभी पॉल्यूशन जैसी चीज नहीं होती थी। गांव में जब कभी भी किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं, कचरा होता ही नहीं था, कचरा जैसी चीज नहीं होती थी। लेकिन आज 15 साल 20 साल से आप देखेंगे, ये गांव में अभी भी यदि कचरा के नाम पे देखें तो केवल ये आपके रैपर्स होते हैं और कुछ नहीं होता। चॉकलेट के, नमकीन के, और जो पुड़े जिसको पैकेट बोलते हैं, यही है कचरा। वहां पे गांव में और कोई कचरा नहीं होता। मिट्टी है, पत्ते हैं, गोबर है, ये सब तो घर की काम की चीजें हैं। उसको वहां तो वो कचरा है ही नहीं। वो शहर के लिए कचरा हो सकती है, गांव के लिए वो कचरा नहीं है। तो यहाँ तो जो हम आज विकास के नाम पे जो सब कुछ हो रहा है, वो यही हो रहा है कि हम गांव की समस्याओं को शहर की समस्याओं से बदल रहे हैं। जो समस्याएं शहर में होती थी, वो समस्याएं वहां होने लगी हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, चाहे वो स्ट्रेस और ये सारी चीजें समस्याएं हो, ये सारी समस्याएं उस तरह की हो रही हैं। तो हमारा कोशिश, जो मैं आपको बात करने का यही था कि हम उसके प्रति सचेत रहें, कम से कम हमारे माध्यम से तो वो ना हो। और ये तो बहुत बृहद तरह की चीज है कि कौन कहां कैसे करेगा, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए तो धीरे धीरे हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा वाला मामला है। तो हम सुधरेंगे तो होगा शुरुआत। और कोई? सभी आशीष भाई के लिए जोरदार तालियां हम बजाएंगे। तो आशीष भाई, एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपको। आज के दिन 6 साल पहले की फोटो कल आश्रम की है मेरे पास, आज के दिन की 11 नवंबर की। तो लाइट है वो बंद करेंगे, मैं सबको फोटो दिखाना चाहता हूँ। वो मेरे लिए बड़ी विशेष है। वो दीपोत्सव की फोटो है आशीष भाई।
जब वो सारे वो जाति पुराण वाले आए थे उस समय की। तो मैं आप ये 11 नवंबर 2016 की फोटो है। तो 11 नवंबर 2016 में भोजन वहां पर ऐसे एक तख्त पर एक मिट्टी का दीपक थोड़ी सी ऊंचाई पे बनाया जाता था उसे, और वहां पर सारी लाइटें बंद करके केवल दीपक के प्रकाश में भोजन करवाया जाता था। तो इस प्रकार का जो सौंदर्य दृष्टि थी वो गुरुजी जो है सोचा करते थे कि हाँ, कैसे अगर भोजन भी कर रहे तो भोजन करते समय भी आपको आनंद की अनुभूति हो, वो सुंदर लगना चाहिए। तो ये फोटो है आशीष भाई, याद आया आपको? ये सभी जाति पुराण वाले लोग थे। तो जाति पुराण वालों की वीडियो मेरे पास है, वो तेलुगु में है, लेकिन मैं कभी लगा समय तो अपलोड जरूर करूंगा उसे मैं। ये कलाश्रम में हम लोग भोजन कर रहे हैं शाम को। ये तुलसी विवाह की तैयारी हो रही है जो आशीष भाई आपने और भाभी जी ने की थी। ये वहां पर मिट्टी के ऐसे मटके हैं। ये सामने कलाश्रम गुरुजी जहां बैठकर हम सबको से बात किया करते थे। ये वहां का भोजन जो है पत्तल में ऐसे परोसा जाता है। ये वहां का पूरा जो जाति पुराण वाले आए थे उन वो अलग अलग प्रकार के वो ये नाश्ते का था जो राम बाबू भाई ने बनाया था। ये गणेश जी की मूर्तियां बनाने की गुरुजी जो है वो गुरुजी के हाथों से बनी हुई मूर्तियां, उनके जो सिखाए हुए जिन लोग को उन्होंने सिखाया है, उन्होंने गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों में फोटो वो मूर्ति बनाई है। ये वहां का कमल के फूल का एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। ये सभी भोजन दिन में इस प्रकार से बैठकर नीचे करते। बेटा रुक जाओ बच्चों, शोर नहीं करना, एक मिनट। ये गुरुजी हैं हमारे। तो अभी जिस कुर्सी पे गुरुजी बैठते हैं, अभी आप जाएंगे तो वहां उसी कुर्सी पे गुरुजी की फोटो रखी होती है। और ये आश्रम ऐसा आश्रम नहीं था कि जहां पर आपको जाके कोई दीक्षा देगा या कोई आपको वो सब करेगा। यहाँ बहुत अलग प्रकार के गुरुजी थे ये हमारे। तो ये मेरे पास ये सबसे इधर मैं ही बैठा हुआ हूँ। देखिए सबसे पहली जो व्यक्ति है वो मैं ही बैठा हुआ हूँ। तो मेरे हृदय के बहुत नजदीक है ये सारे जो यादें हैं गुरुजी की। तो आप सभी को कैसा लगा आज जो सत्र हुआ आशीष भाई का? आशीष भाई को अभी आप छोड़ना नहीं है, ये है हमारे साथ परसों तक है। तो अपने मुझे लगता है स्टेज से बहुत सारी बातें करने बाद में आपको ध्यान आए तो आशीष भाई से जरूर आप समय निकाल के उनसे पूछिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग उपनिषद गंगा, अगर आपको बाबा जी आशीष भाई बैठना हो यहाँ पर तो आप दिख रहा है आराम से? ठीक है बाबा जी। तो उसका पहला भाग समाप्त हो गया था, हम दूसरा भाग अब देखेंगे।